चलिए फटाफट से जवाब करें यहां पे कौन सा आपका राइट आंसर बन जाएगा। सर्वेश कुमार जी, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको भी नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो यहां पर इस प्रश्न में जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा, .ods हो जाएगा। क्या हो जाएगा, .ods हो जाएगा। ये ods क्या होता है, ये आपका लिब्रियोफिस कैल्क का एक्सटेंशन होता है। जब भी किसी फाइल के लास्ट में ods लिखा होगा आप पहचान जाओगे कि ये फाइल लिब्रियोफिस कैल्क में बनाई गई है। जैसे मान लिया आपने देखा फाइल का नाम है CCC.ods, ठीक है, एक फाइल का नाम है CCC.odt, एक फाइल का नाम है CCC.odp, ठीक है, एक फाइल का नाम है CCC.docx। अब ये जो फाइल के नेम आपके सामने हैं, अगर आपने पढ़ाई की है तो आप बता दोगे कि किस किस सॉफ्टवेयर पे बनाई गई है। जैसे आपने कहा सर ods जिसमें होगा ये लिब्रियोफिस कैल्क में बनाई गई है। हमने कहा सर odt जिसमें लिखा हो वो किस में बनाई गई है, तो आपने कहा सर ये तो राइटर की फाइल है, ये राइटर पर बनाई गई है। odp आपने कहा सर ये तो इम्प्रेस की फाइल है, लिब्रियोफिस इम्प्रेस में बनाई गई है। docx आपने कहा सर ये तो MS वर्ड की फाइल है, ये तो MS वर्ड पर बनाई गई है। तो जो फाइल के एक्सटेंशन हैं ये क्या बताते हैं कि भाई ये जो फाइल है ना ये किस सॉफ्टवेयर पर बनाई गई है, ठीक है ना। तो ये कौन बताता है, एक्सटेंशन बताते हैं, उनकी पहचान होती है। तो यहाँ पे वही जो कैल्क है इसकी एक्सटेंशन क्या है, ods हो जाएगा। 28 देखो कह रहा है लिब्रियोफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। अब अगर हम सेल रेफरेंस की बात करें या सेल एड्रेस की बात करें तो ये पर्टिकुलर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। हमारे लिब्रियोफिस कैल्क में जितने भी सेल हैं सबका अपना एक एड्रेस होता है। जैसे आप जब लिब्रियोफिस कैल्क में आओगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है ना, तो इसका एड्रेस हमें यहाँ F3 दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, C2 आ गया, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, D2 आ गया। तो एवरी सेल अपना एक यूनिक एड्रेस रखती है। आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे उसका एक यूनिक एड्रेस यहाँ मिलेगा। जैसे E2 करके एक सेल का एड्रेस हो गया। अब अगर हम सेल रेफरेंस की बात करें तो यही सेल रेफरेंस होता है और यही सेल एड्रेस होता है। सेल रेफरेंस एंड सेल एड्रेस सेम ही है। और अगर हम सेल रेंज की बात करें, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक सेल को सेलेक्ट कर लिया है, ये एक सेल की रेंज बन गई है। और सेल रेंज को हम इंगित करते हैं कॉलन से। पहला सेल एड्रेस, ठीक है, जैसे A1 हुआ पहला सेल एड्रेस, लास्ट D है तो D1 हुआ लास्ट सेल एड्रेस। बीच में देखो कॉलन से इनको सेपरेट किया हुआ है। जो कॉलन है ना ये एक रेंज को इंगित करता है, यानी रेंज बनाने के लिए कॉलन यूज होता है। तो हमेशा पहला सेल एड्रेस कॉलन लास्ट सेल एड्रेस, ओके, तो ये एक रेंज बना देता है। इसका मतलब इस सेल में A1 कॉलन D1 जहां लिखा है वहां A1 भी होगा, B1 भी होगा, C1 भी होगा और D1 भी होगा। कोई भी फॉर्मूला लगाओगे तो इन सभी सेल पर जितने सेलेक्ट है ना सभी पर अप्लाई हो जाएंगे। तो इस सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस सेम ही चीज है, ठीक है। अब इनका ये कहना है कि भाई कितने प्रकार के सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं आप समझाओ भाई, कौन बताएगा, कितने प्रकार के सेल एड्रेस होते हैं कौन बताएगा। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके जो सेल एड्रेस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रकार है रिलेटिव सेल रेफरेंस का। कौन सा, रिलेटिव सेल रेफरेंस का। दूसरा प्रकार है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का और तीसरा है मिक्स्ड सेल रेफरेंस का। अब क्या होता है ये, तो अगर हम बात करें नॉर्मल जो सेल एड्रेस होता है, जैसे मैंने कहा कि V5 एक सेल का एड्रेस है ना, V6 एक सेल का एड्रेस है। हमेशा सेल एड्रेस कैसे बनता है, कॉलम लेटर एंड रो नंबर से बनता है। हो सकता है जैसे यहाँ पे आप करो AY25 एक सेल एड्रेस होगा, AY कॉलम का नाम है, 25 रो का नंबर है, तो ये सेल एड्रेस बन गया। तो ये जो V5 है, AY25 है, V6 है, A2 है, A3 है, ये सेल रेफरेंस है या सेल एड्रेस है। बट कैसा वाला, रिलेटिव। कैसा वाला, रिलेटिव। रिलेटिव सेल एड्रेस हो गया। अच्छा अब अगर बात करें एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कैसा होता है, तो जैसे मैंने कहा V5 है, यहां V कॉलम है, कॉलम का नाम है, 5 रो नंबर है। कौन सा वाला रो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 5वां रो है।
अगर हम कॉलम से पहले डॉलर का साइन लगा दें और रो नंबर से पहले डॉलर का साइन लगा दें तो ये बन जाएगा कैसा, ये बन जाएगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। कैसा बन जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, अगर हम यहाँ पे V5 लिखा हमने, हम केवल कॉलम के आगे डॉलर का सिंबल लगा दें, रो के आगे ना लगाएं, तो केवल डॉलर का सिंबल हमने कॉलम लेटर के आगे लगाया, इसलिए मिक्स्ड हो गया। मतलब ये वाला जो कॉलम लेटर है ये तो हमने कर दिया एब्सोल्यूट और ये रखा रिलेटिव, तो ये क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया। या फिर V ऐसे रखा, डॉलर का सिंबल लगाया 5 के आगे, तो यानी रो के आगे डॉलर का सिंबल, मतलब एक में रहेगा, चाहे कॉलम में रख लो चाहे आप रो में रख लो, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिक्स्ड। तो ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस हो गया, ये रिलेटिव सेल रेफरेंस हो गया, और ये B5 ये आपका नॉर्मल। ठीक है, ये आपका कैसा हो गया, मिक्स्ड हो गया, सॉरी ये एब्सोल्यूट हो गया, और ये कैसा हो गया, जो नॉर्मल होता है वो आपका रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। तो रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड तीनों आपके समझ में आ चुके हैं। 29 का आंसर आपको देना है। 29 में क्या हो जाएगा सर, 27 नंबर क्वेश्चन में ए और बी दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। अच्छा, ए और बी दोनों ऑप्शन सेम ही हैं। चलिए, हो सकता है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है, तो उसमें आप बस समझ लीजिएगा 27 में ए और ओडीएस, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओडीएस याद रखना है। ठीक है ना, आपको ओडीएस याद रखना है, बाकी कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फ्लोर दिया है और 1109,11 की वैल्यू आपसे पूछी है, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। फटाफट से आंसर करो कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। इस प्रश्न में सही जवाब क्या होगा, एक बार जो भी बच्चे लेट हैं, मतलब जिनके लेट आंसर आ रहे हैं, एक बार आप रिफ्रेश कर लो, है ना, रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश कैसे करोगे, एक बार एप्लीकेशन क्लोज कर दो, दोबारा से ओपन कर लो, तो आप लाइव आ जाओगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपके बहुत आंसर डिले हो जाते हैं, बहुत लेट आते हैं, तो आप पीछे चल रहे होते हैं ना, तो आप एक बार क्लोज करके ओपन कर लीजिएगा, तो आप हमारे साथ में आ जाओगे। फ्लोर 1109,11 का मान क्या होगा, जब भी कभी फ्लोर दिया होगा, फ्लोर मीन फर्श होता है, तो हमें घटते क्रम में वैल्यू को देखना पड़ेगा, और देखना क्या होगा 1109,11। इस 11 से अगर ये नंबर कट जाएगा, 11 से अगर ये नंबर कट जाएगा, तब तो यही आंसर हो जाएगा। अगर ये नहीं कटेगा तो 1109 से छोटा कोई नंबर देखो जो 11 से पूरी तरह से कट जाए। कौन सा नंबर देखोगे, इनमें से देख लो, ये 4 वैल्यू हैं, इनमें से देख लो। 1110 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता है, 1111 हमारा आंसर हो नहीं सकता है। अच्छा, मैंने कैसे कट मार दिया, क्यों नहीं हो सकता है, फ्लोर लिखा है, इस 1109 की वैल्यू से छोटा ही नंबर आंसर बनेगा, बड़ा नहीं बन सकता है। अगर यहाँ सीलिंग लिखा होता है, फ्लोर के स्थान पर सीलिंग लिखा होता है, तो 1109 से बड़ा वाला नंबर बन सकता था, छोटा नहीं बन सकता है। ये क्लियर करो पहले। तो फ्लोर दिया है तो 1109 से बड़ा नंबर तो हो नहीं सकता है, छोटा ही होगा, तो बड़ा नंबर हम कट मार देंगे, इसको तो मुझे देखना ही नहीं है। तो 10 भी नहीं हो सकता है, 11 भी नहीं हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, फिर बचा क्या, 1100 बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ आंसर ऐसे दे सकते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी माइंड लगाना नहीं पड़ेगा, बहुत ईजी आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से जवाब करें। नैतिक सोनकर, आकांक्षा मौर्य, प्रवीण कुमार जी 29 का पहला ऑप्शन बता रहे हैं। बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया आपने। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आपको आंसर करना है। कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का ऑप्शन कहां पर होता है, किस मेनू में पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है। तो ये जो आपका ऑप्शन है ये कहाँ मिलेगा, डेटा मेनू के अंदर। कहाँ मिलेगा, डेटा मेनू के अंदर पाइवट टेबल का ऑप्शन होता है। ठीक है, आप जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं तो यहाँ पर एक डेटा मेनू दिया गया होता है, डेटा मेनू में जाएंगे और यहाँ आपको मिलेगा पाइवट टेबल का ऑप्शन। ठीक है, तो ये डेटा मेनू से हम इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो, मेनू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने ये आपको थ्योरी क्लास में पढ़ा रखे हैं, उसके नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, है ना, वो सब आप पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, कैल्क में कॉलम की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट कॉलम की कितनी है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। मैक्सिमम की बात हो रही है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है कॉलम की, ये पूछा है आपसे। फटाफट से बताओ भाई क्या हो जाएगा, अधिकतम ऊंचाई कॉलम की कितनी होती है।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेगा ऑप्शन पहला, 39.37 इंच होती है अधिकतम ऊंचाई कॉलम की। ठीक है। कैल्क विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? लिब्रियोफिस कैल्क में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? बोलिए भाई, कितने स्क्रॉल बार होते हैं लिब्रियोफिस कैल्क में? स्क्रॉल बार समझते हैं जिसके थ्रू हम अपने पेज को ऊपर या नीचे करते हैं, और कई बार हमें अपने पेज को लेफ्ट राइट भी करना पड़ता है। तो वही पूछा है कि कितने स्क्रॉल बार होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। कैल्क में बाय डिफॉल्ट 2 स्क्रॉल बार हमें दिए जाते हैं। एक हमारा यहाँ पे होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है ना, इस प्रकार से वर्टिकल होता है। एक हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, वो इस प्रकार से होता है। तो हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं, ऊपर और नीचे कर सकते हैं। तो 2 स्क्रॉल बार हमें दिए जाते हैं। MS एक्सेल दस्तावेज को जिस फाइल के रूप में संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए मैं समझाता हूं। MS एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कैसा है? स्प्रेड, SPREA होगा यहाँ पे और D है ना, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और हमारा लिब्रियोफिस कैल्क भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो कई बार 1-2 क्वेश्चन हमें एक्सेल से भी देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। सो मैंने यहाँ पे कुछ एक्सेल से भी क्वेश्चन को शामिल किया हुआ है। तो एक्सेल दस्तावेज को जिस फाइल के रूप में हम संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, उस फाइल को हम लोग वर्कबुक के नाम से जानते हैं। अब अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए कि कैल्क दस्तावेज को जिस फाइल के रूप में हम संग्रहित करते हैं उसे भी हम वर्कबुक ही कहते हैं। तो पूरा जो हमारा फाइल होता है वो वर्कबुक है। उसके अंदर बहुत सारी वर्कशीट होती हैं, उन वर्कशीट में हम लोग काम करते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 34 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा 34 में? क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। 34 में यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न में आपका सही जवाब होगा एंटर। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित, फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित ये वाला चिन्ह है ना, ये किसको दर्शाता है? किस बटन को दर्शाता है? बोलिएगा। तो कई बार आप जब लिब्रियोफिस कैल्क में या एक्सेल में आएंगे तो आप देखिएगा, मैं जैसे एक्सेल में आ गया हूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फार्मूला लगाता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पे इक्वल, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 मिनट, मैं लिखता हूँ इक्वल सम 5,6 या 5,7 मैंने ये लिखा। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ये लिखा हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये हमारा फार्मूला बार है और ये जो चिन्ह की बात की जा रही है वो ये चिन्ह है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? यही तो पूछ रहा है ना, इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ये किसको दर्शाता है? तो ये एंटर को दर्शाता है। जैसा क्वेश्चन का आंसर होगा एंटर को दर्शाता है। कैसे? ये भी समझ लो कैसे दर्शाता है एंटर को। तो देखो मैं अगर एंटर प्रेस कर देता हूं, कर दिया, आंसर में 12 आ गया है। ठीक है, अब मैं दोबारा से यहाँ आ जाता हूँ। अब हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस टिक वाले निशान पे क्या करेंगे, हम सही का निशान जो है ना इस पर हम क्लिक करेंगे, यानी हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। और हमने यहाँ क्लिक कर दिया तो भी 12 आ चुका है, यानी इसने एंटर वाला ही काम किया है। किसका काम किया है? एंटर कुंजी का ही काम किया है। सो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेम बॉक्स में डैश सेल का पता प्रदर्शित होता है। तो नेम बॉक्स जो होता है उसमें किस सेल का एड्रेस दिखाई देता है? बताइए जरा, इसमें क्या होगा? 33 का ऑप्शन बी है। फटाफट से बताओ, जवाब करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? 36 की बात अगर हम करें तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सी। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो नाम बॉक्स होता है या नेम बॉक्स कहते हैं, इसमें किसका पता होता है? जो एक्टिव सेल होती है उसी का तो एड्रेस होगा। अब आप पूछो सर एक्टिव सेल किसे कहते हैं? तो हमने कहा बेटा देखो, हम लोग जब किसी सेल पे क्लिक करते हैं, जैसे अभी आप देखोगे तो ये 12 लिखा हुआ है, ये सेल एक्टिव है। कैसे पहचाना? इस पे ऊपर देखो बॉर्डर सा अलग से हाईलाइट है। मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो जहां मैं क्लिक करता हूं वही एक्टिव हो जाती है। मैंने यहाँ किया, ये एक्टिव। और ये एड्रेस जो होगा नेम बॉक्स में F2 लिखा हुआ है, ये इसी सेल का है। मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर देता हूं तो A1, यहाँ पे करता हूं तो B1, यानी एड्रेस जो हमें दिखेगा सेल का वो एक्टिव सेल का ही दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? एड्रेस हमें एक्टिव सेल का ही डिस्प्ले किया जाएगा।
क्वेश्चन 37 कहता है जब निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में दर्ज किया जाता है तो क्या परिणाम होगा। अब जब इस फॉर्मूले को आप एक्सेल में लगाओगे तो क्या रिजल्ट आएगा। इक्वल यहां लिखा गया है, सम यहां लिखा गया है, A,5,3,4 लिखा गया है। बेटा इसमें क्या करना है, सम करना है, और ये सम नहीं हो सकता तो हैश नेम का एरर हमें शो करेगा क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ है जिसको सम नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो A,5,3,4 को सम नहीं कर सकते हैं, हैश नेम का एरर हमारे कैल्क में हमें डिस्प्ले किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है। भाई ओरिएंटेशन पेज के हम लोग देखा होगा आपने, जैसे राइटर यूज़ करेंगे, MS वर्ड यूज़ करेंगे, एक्सेल यूज़ करेंगे तो ओरिएंटेशन होता है ना पेज का। वो ओरिएंटेशन किस प्रकार से होता है, जैसे मान लिया कोई पेज है, जैसे मैं यहाँ देखता हूँ ये एक A4 साइज का हाफ पेज है, तो ये ऐसे में पकड़ता हूँ तो क्या है, ये पोर्ट्रेट है, बट इसको हम ऐसे घुमा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लैंडस्केप मोड में हो जाएगा। तो यहाँ भी पूछा गया है कि भाई एक्सेल में जब कुछ भी प्रिंट करते हैं, एक्सेल में जब कुछ भी प्रिंट करते हैं तो उसका मोड क्या होता है, उसका मोड क्या होता है, ये पूछा है आपसे। तो याद रखना है ऑप्शन सी पोर्ट्रेट मोड होता है। जब भी कुछ प्रिंट करेंगे पोर्ट्रेट मोड में रहेगा। पोर्ट्रेट का मतलब इस प्रकार से ये पोर्ट्रेट रहेगा, बट आप चाहें तो लैंडस्केप मोड में भी कर सकते हैं। तो कई बार एक्सेल में ज़्यादातर ये होता है कि भाई एक्सेल सीट है या फिर हमारा लिब्रियोफिस कैल्क में कोई सीट है वो वाइड ज़्यादा होती है। वाइड क्यों होती है, क्योंकि हम लोग डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे मान लिया कोई इंस्टीट्यूट है, कोई स्कूल कॉलेज है ना, कोई ऐसा संस्थान है तो वहाँ पे ना डेटा को मैनेज करते हैं। जैसे बच्चे का नाम लिखा आपने, फादर का नाम लिखा, मदर का नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, है ना, क्लास नेम लिखा, कैटेगरी लिखा, एड्रेस लिखा, बहुत सारी चीज़ें। तो वो लिखते 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 बहुत सारा बाइट में चला जाता है, और फिर वो A4 साइज़ के पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन का अगर यूज़ करते हैं तो इतना बाइट हो जाता है कि वो फिर उसमें नहीं आ पाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पेज को घुमा लेंगे, पोर्ट्रेट कर देंगे, तब क्या होगा, वो सारा डेटा वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं, है ना। इसलिए अधिकांश यूज किसका होता है, लैंडस्केप मोड का होता है एक्सेल में, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सेट क्या होगा, पोर्ट्रेट। जब तक आप करेंगे नहीं चेंज तब तक पोर्ट्रेट ही रहने वाला है। 39 का आंसर दो, 39 का आंसर दो, क्या हो जाएगा। यहां पे पूछा है निम्न में से क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट की एक वैध श्रेणी नहीं है। भाई एक्सेल में चार्ट की एक सही श्रेणी कौन सी नहीं है, वैध कौन सा नहीं है। तो पाई चार्ट वैध है, बिल्कुल है, बार चार्ट भी है, लाइन चार्ट भी है, लेकिन सुपर चार्ट ना वैलिड नहीं है, है ना, सुपर चार्ट वैलिड नहीं है, याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चयनित सेल को डिलीट करने की कुंजी बताइए। आपने किसी सेल को सेलेक्ट किया है, आप उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। भाई एक्टिव सेल है ना, उसको डिलीट किया जा सकता है, बट कैसे कर सकते हैं, यही सवाल आपसे पूछा है। तो आप कर सकते हैं कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करके। आपको कंट्रोल के साथ क्या करना है, माइनस प्रेस करना है, और आप इससे बहुत ही आसानी के साथ में डिलीट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में माइनस मैं दिखाता हूं करके। हम लोग लिब्रियोफिस कैल्क में आ गए हैं, हमने यहाँ पे क्लिक कर रखा हुआ है, आप देखिए मैंने यहाँ BCC और CCC जो लिखा है इस पर क्लिक किया है। हम सिंपली कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है डिलीट सेल का एक बॉक्स आ गया, और अब कह रहा है शिफ्ट सेल अप, यानी सेल को शिफ्ट करोगे कहाँ पे, अप साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, या पूरा ही रो हटाना चाह रहे हो या पूरा कॉलम हटाना चाह रहे हो। तो जो भी आप चाहते हो, जैसे मैंने कहा शिफ्ट सेल अप ही कर दीजिएगा। हम यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारा सेल डिलीट हो गया है और सेल शिफ्ट हो गया है अप साइड में, ठीक है ना, अप साइड में। तो ऐसे हम डिलीट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पे बोला गया है एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को निम्न में से किस में प्रदर्शित किया जाता है। एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को निम्न में से किस में प्रदर्शित किया जाता है। भाई जो भी सक्रिय सेल होगी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल आर डिस्प्लेड इन एक्सेल। भाई जो एक्टिव सेल है वो कहां दिखेगी, फार्मूला बार पर। हमेशा याद रखना है एक्टिव सेल का जो कंटेंट होगा ना, या कोई फार्मूला लगाया होगा, वो हमेशा कहां दिखेगा, वो हमेशा दिखेगा फार्मूला बार में। और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होगा, क्या होगा, जो एड्रेस होगा वो कहां दिखेगा, वो दिखेगा हमेशा नेम बॉक्स में। तो एड्रेस हमेशा नेम बॉक्स में दिखता है, कंटेंट हमेशा फार्मूला बार में दिखता है। या तो फार्मूला लगा होगा तो वो दिखेगा,
या फिर कंटेंट जो लिखा होगा वो दिखेगा कहाँ पे, फार्मूला बार में, और एड्रेस एक्टिव सेल का वो दिखेगा नेम बॉक्स में। एक्सेल में चयनित सेल रेंज के लिए चार्ट बनाने की शॉर्टकट की, अगर हम बात करें एक्सेल की तो भाई हम चार्ट कैसे बना सकते हैं, जो भी सेल रेंज को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, चयन किया हुआ है, उसका चार्ट कैसे बनाया जा सकता है, उसका चार्ट कैसे बनाया जा सकता है। तो यहां पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर पहला हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, F11 प्रेस कर सकते हैं चार्ट को बनाने के लिए, जो भी रेंज हमने सेलेक्ट की है उस पर चार्ट अप्लाई कर सकते हैं F11 को दबा करके एक्सेल में। संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, भाई पूरा कॉलम हमें सेलेक्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की आप बता दीजिएगा, पूरा कॉलम हमें सेलेक्ट करना है तो इसकी शॉर्टकट की मुझे बता दीजिएगा क्या हो जाएगा इसका शॉर्टकट की। पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ में स्पेस बार। देखो मैं समझा देता हूं, एक बार कैल्क में आ जाता हूं, ये कॉलम मुझे सेलेक्ट करना है ऐसे पूरा नीचे तक का, बिल्कुल नीचे तक का, तो कंट्रोल स्पेस बार से पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल के साथ मैंने क्या दबाया, देखो यहाँ पे क्लिक है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, पूरा कॉलम सेलेक्ट। हम यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं, हम पूरा रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दबा लीजिए शिफ्ट और स्पेस बार, पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। हम पूरा वर्कशीट चाहते हैं, कंट्रोल स्पेस दोनों दबा लो, कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा लो, स्पेस दबा दो, पूरा वर्कशीट सेलेक्ट हो जाएगा। और ये कार्य तो कंट्रोल ए से भी किया जा सकता है। किससे कर सकते हैं, कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। सर क्लास किस टाइम से चल रही है, वंश कश्यप बेटा क्लास चल रही है शायद 7 बजे, वैसे स्टार्ट होती है लेकिन 4-5-6 मिनट लेट हो गई थी ना, तो 7 बज करके आप मान लो 6-7 मिनट से स्टार्ट हो रही है क्लास आपकी। सर आज तो क्लास नहीं चल रही थी, क्यों बेटा, ऐसा तो नहीं, क्लास चली थी आपकी, आपने देखा नहीं होगा, आप लोग भाग जाते हैं, 7:02 हुए क्लास नहीं आई तो भाग गए, ऐसा थोड़ी। आप उसको ओपन करके देख लो बेटा, नहीं चलेगी तो उस दिन बता दिया जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, नहीं तो फिर क्लास चलेगी आपकी। स्प्रेडशीट के लिए निम्न में से कौन सा मान्य नहीं है, बताओ जरा, कौन सा मान्य नहीं है स्प्रेडशीट के लिए, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। स्प्रेडशीट के लिए कौन सा मान्य नहीं है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेल मर्ज। स्प्रेडशीट में मेल मर्ज नहीं होता है, बाकी सब होते हैं, बट मेल मर्ज किस में होता है, ये आपका वर्ड प्रोसेसर में होता है। कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, बोलिएगा। कैल्क में सेल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है, इसका सही जवाब हो जाएगा कंट्रोल के साथ में प्लस। क्या हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में प्लस हो जाएगा। हम लोग जैसे कंट्रोल माइनस दबा के डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही कंट्रोल के साथ में प्लस दबा करके सेल को क्या कर सकते हैं, हम लोग सेल को ऐड भी कर सकते हैं, मीन इंसर्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, एक सेल या सेल रेंज का कोई नाम भी दे सकते हैं। आप एक सेल या सेल रेंज का कोई नाम भी दे सकते हैं, सेल रेंज को कोई नाम भी दिया जा सकता है। तो एक सेल या सेल की रेंज को कोई नाम भी दिया जा सकता है, यस, हम सेल रेंज को नाम भी दे सकते हैं। सेल रेंज कुछ एरिया को सेलेक्ट किया, इसका कोई नाम रखा जा सकता है बहुत आसानी के साथ। मैं तरीका समझाता हूं कैसे रखा जा सकता है। देखो मैंने क्या किया, यहां पे मैंने कुछ एरिया को सेलेक्ट किया, कुछ एरिया को हमने क्या किया, सेलेक्ट किया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन वाली एरिया को मैंने जैसे सेलेक्ट किया, अब यहां पर आके इसका नाम चेंज कर देते। मैंने कहा CCC, एंटर, तो भाई इसका नाम अब CCC हो गया, पड़ गया नाम। तो हमने एक सेल रेंज का नाम रख दिया, डिफाइन कर दिया। अब इस सेल रेंज का जो नाम डिफाइन किया है, कैसे यहां पे जा सकते हैं, तो यहां पे नेम बॉक्स में आ जाओ। आप यहां पे क्या करो, जैसे मुझे मान लिया यहां C1 में जाना है ना, C1 में जाना है मुझे, या D1 में जाना है, तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा, सिंपली मैं टाइप कर सकता हूँ D1, एंटर, तो D1 में आ गए। हमने यहाँ टाइप किया A1 में आ गए, हमने यहाँ टाइप किया है A2 में आ गए।
है ना, ये कर देखो एक्टिव हो रहा है, ऑटोमेटिक एक्टिव हो रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो एक्टिवेट करा, मैंने कहा मुझे C2 में जाना है, C2 मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया, C2 में वो एक्टिव हो गया। दिख रहा है आपको। अभी मैंने जो नाम डिफाइन किया है एक सेल रेंज का, उस पर भी जाया जा सकता है। कैसे, मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या मैंने नाम रखा था, CCC, एंटर मारूंगा, उतना ही एरिया सेलेक्ट कर दिया है। CCC का एरिया पूरा सेलेक्ट हो चुका है, क्योंकि इस एरिया का नाम हमने क्या रखा है, CCC रखा है। यहां जाके टाइप कर दो, एंटर मार दो, वो नाम हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम भी रख सकते हैं। कैल्क सीट A3:A6 क्या दर्शाता है भाई, A3:A6 का क्या मतलब है, इन 4 ऑप्शन में से ढूंढो और बताओ 4 में से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ। टेस्ट बेटा कल होगा, जितने भी बच्चे टेस्ट के लिए पूछ रहे हैं, तो जो आपका क्लास टेस्ट होना था ना, वो कल होगा। कितने बजे से, कल शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में आप अपना टेस्ट करेंगे। 6 बजे से लेकर 10 PM तक आप अपना टेस्ट कर सकते हैं, जो क्लास टेस्ट 1 आप सबका कराया जाएगा। और ये टेस्ट आपका कल होगा, कल मतलब 4 जनवरी को, ठीक है, 4 जन को आपका ये टेस्ट कराया जाएगा। A3:A6 का मतलब A3, A4, A5, A6, A3 से लेकर A6 तक का सारे सेल आ जाएंगे इसमें। और अगर कभी ऐसा पूछ देगा A3, A6 का क्या मतलब, तो भैया इसका और इसका ही मतलब है केवल, यानी A3 की वैल्यू पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे अब जब भी आप इसमें कुछ लगाओगे, और A6 पे, बाकी बीच का कुछ नहीं आएगा। बट यहाँ A3 और A6 में बीच में जितने भी सेल आएंगे सभी पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक्सेल में सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं भाई, लिब्रे ऑफिस एक्सेल में सिलेक्टेड टेक्स्ट का साइज बदल सकते हैं। लाइव क्लास कहाँ से आती है गुरुजी, शिवम जी का ये सवाल है, लाइव क्लास कहाँ से आती है गुरुजी, शिवम भारद्वाज। देखो बेटा यहाँ पे ना इस प्रश्न में सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और पी। क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और पी से हम क्या कर सकते हैं, साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं एक्सेल में। कैल्क में एक बार एक रेंज का नाम दिया है, जैसे मैंने भी दिया था ना, एक रेंज का नाम मैंने देख के दिखाया था। आप उस रेंज तक जा सकते हैं, कैसे भाई, उस रेंज तक वापस से कैसे जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है नेम बॉक्स की सहायता से रेंज का नाम चयन करके। ठीक है, नेम बॉक्स में रेंज का नाम टाइप कर दो, जैसे मैंने दिखाया, जा सकते हैं। ये तो मैंने दिखाया, तो आंसर में क्या होगा, पहला तो हो ही जाएगा। दूसरा कह रहा है कंट्रोल F3 का प्रयोग से भी रेंज का नाम चयन कर सकते हैं, और चौथा में दोनों है, फिर कोई नहीं, तो भैया यहाँ पे ना दोनों हो जाएगा, उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा। एक कंट्रोल F3 से भी हम रेंज का नाम चयन कर सकते हैं, क्या दबा सकते हैं, कंट्रोल के साथ में F3 भी दबाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल F3 भी दबा देते हैं, और जैसे हमने कंट्रोल F3 दबाया, आप लोगों के सामने है क्या यहाँ पे लिख कर आया, नेम CCC, रेंज यहाँ पे सीट 1 की बात हो रही है, तो सीट 1 में रेंज को सिलेक्ट किया था, A1 से H6 तक की रेंज को मैंने सिलेक्ट किया हुआ था, और ये नेम मैनेज नेम वाला हमारा एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो हमने कंट्रोल F3 दबाया और मैनेज नेम के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, जो नाम हमने रखा था वहाँ पर वही नाम सब यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हमारा नाम चेंज भी कर सकते हैं, हम रेंज को भी चेंज कर सकते हैं। कोई अगर हमें इनमें बदलाव करना है तो इतना सा रेंज हम कर देंगे, लो बदलाव मैंने कर दिया है ना, और हम इसको ओके कर देंगे। तो हमारा अब यहाँ पे मैं दोबारा से CCC को टाइप करके एंटर मारता हूँ, तो इतना सा ही रेंज रहेगा, क्योंकि हम मैनेज नेम में जाके चेंज कर दिए। तो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करके और यहाँ से भी हम ओके कर देंगे तो भी चले जाएंगे। ठीक है ना, वहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं और वापस उस रेंज तक पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं। तो अगला सवाल का जवाब करो, यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैल्क में सीलिंग दिया हुआ है, 100,9 का मान क्या होगा, मैं समझा चुका हूँ। सीलिंग फ्लोर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सीलिंग जब आ जाएगा तो आप सीलिंग फैन को याद कर लो, मतलब 100 से ऊपर वाला नंबर ही करेक्ट निकलेगा, 99 तो हो ही नहीं सकता है, तो 100 से कम वाला तो हो ही नहीं सकता है। अब इसमें क्या है ना, 3 ऑप्शन पर आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि भैया 9 से कौन कट जाएगा, 109, 108, 111, तो सोचो 9 से कौन कट जाएगा। ना सोच पाओ तो भाग देकर देख लो, 3 बार ही ज़्यादा से ज़्यादा भाग करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर आपका। और वैसे इसका सही जवाब क्या है, 108, 108 ऐसा वो नंबर होगा 100 के ऊपर जो कि 9 से कट जाएगा। 108 के आगे भी कोई नंबर होगा जो 9 से कट सकता है, लेकिन उसको नहीं देखना है मुझे, तो 100 के
ऊपर यानी बढ़ते क्रम में 101 102 में जो पहला नंबर मिल जाएगा ना 9 से कटने वाला, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और सेम क्वेश्चन में अगर फ्लोर दिया जाए तो 100 से नीचे कोई ऐसा नंबर ढूंढो जो 9 से कट जाए। ठीक, बस इतना सा काम करना होता है। कैल्क पाइवट टेबल का समर्थन करता है। क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क जो है ना वो पाइवट टेबल का समर्थन करता है? नहीं, लाइव क्लास बेटा कल भी चलेगी, आप टेस्ट भी करेंगे और 6 बजे से टेस्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा। आप बट लाइव क्लास का समय 7 से 8 7 से 7:30 जो है ना, 7:45 तक वो रहेगा। ठीक है, तो लाइव क्लास तो कल भी आपका चलेगा, कल बंद नहीं हुआ क्लास, तो क्लास के बाद कर लीजिएगा टेस्ट। मैं 6 बजे क्या करूँगा, टेस्ट को ओपन करवा दूंगा। आप 6 से 7 टेस्ट कर सकते हैं, या आप हमारी क्लास करने के बाद फिर 8 बजे से टेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 50 मिनट का टेस्ट रहेगा, तो उसमें 50 मिनट में बस वही आप मान के चलोगा 30-35 मिनट का समय रहेगा टेस्ट में देने के लिए। आप उसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पाइवट टेबल का ऑप्शन डेटा मेनू में मैंने दिखाया था, तो बिल्कुल पाइवट टेबल का समर्थन करता है कैल्क। कैल्क में 10 की पावर 4, कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन बताइए। और एक मैं जरूरी सूचना बता देता हूं, सर इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा। किस पर बनाना है बेटा नैतिक जी, किस पर वीडियो बनाना है? सर इस पर एक वीडियो बना दीजिएगा, दोबारा से मुझे बताइए, ठीक है। हाँ, मैं एक जानकारी और आपको देना चाह रहा हूं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जिनका एग्ज़ाम मार्च में होगा, जिनका एग्ज़ाम कब होगा, मार्च में होगा, वो बच्चों के लिए आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो CCC मार्च वाला बैच जो अभी हमने लॉन्च किया है, ठीक है ना। मार्च बैच 2024 में जो एग्ज़ाम होगा मार्च में, उनके लिए बैच हमने 1 जनवरी को लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आपके लिए 10 जनवरी से क्लास लाइव स्टार्ट हो जाएंगे, और 5 जनवरी तक अगर कोई एडमिशन लेता है ना, 5 जनवरी तक एडमिशन लेता है तो 100 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उसको दिया जाएगा। यानी बैच का प्राइस 399 है, लेकिन अभी वो 5 तारीख तक 299 में ही एनरोल कर सकता है। तो जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके साथी हैं, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, उनको आप बता सकते हो कि मात्र 300 रुपये में अभी बैच को ज्वाइन करके आप पूरा कोर्स ले सकते हैं और लाइव क्लास से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है, पावर 10,4। कह रहा है कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन क्या है। भाई अगर 10 की पावर 4 का मूल्यांकन करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, इक्वल लिखेंगे, आपको लिखना है पावर और 10,4 यहां लिख दीजिएगा। आंसर हमारा आ जाएगा 10 की पावर 4 की वैल्यू निकल के ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगी। मैं दिखाता हूं लिब्रे ऑफिस कैल्क में। यहां पे मैं क्या करता हूं, इसी को मैं एडिट कर देता हूं। इक्वल मैंने लिखा, पावर मैंने किया, आपको दिख रहा होगा ना, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। अब मैं क्या करता हूं यहाँ पे 10,4, इसका मतलब क्या हुआ 10 की पावर 4। ये देखो पावर लिखा, एंटर प्रेस करूंगा तो 10 की पावर 4 आ गया है। अब मुझे बताओ जरा हैश क्यों आया, क्योंकि सेल की चौड़ाई कम पड़ गई। तो तरीका मुझे पता, ऑल्टर के साथ राइट एरो बढ़ा लेते हैं, और जैसे मैंने चौड़ाई को इंक्रीज किया, यहाँ पे 10,000 आ चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बहुत आसानी के साथ आप यहाँ 10 की पावर 4 निकाली है आपने। अब 5 की पावर 2 निकाल सकते हैं, तो 5 × 5 बराबर 25, एंटर प्रेस करते हैं, 25 यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये सारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पे ना आज की क्लास में बस इतना ही, 52 तक हमने आज क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे। और आप सब इस टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो जाइएगा, जो कि CCC वाइफ स्टडी का एक टेलीग्राम चैनल है। और इसके बाद में आपने अगर यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बाकी आपको डेली अपने मॉक टेस्ट यहाँ से करते रहना है, रेगुलर आपको मॉक टेस्ट यहाँ पे करते रहना है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं करा दूंगा विद प्रैक्टिकल, वापस से मैं करा दूंगा, दोबारा से आप चिंता मत करो। हालांकि इसमें समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है तो मुझे बता देना कि सर ये कैसे आया। आप ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे 108 कैसे आया, है ना, 108 ही क्यों आपने सही कर दिया, 109 क्यों नहीं किया। ऐसे सवाल आप तमाम कर सकते हो, ताकि मुझे समझ आए कि आपका डाउट क्या है और हम उस डाउट को क्लियर कर पाएँ। हमने अपने स्तर से इसको जितना समझाना था उतना समझा दिया, बट फिर भी कोई डाउट बच जाए, शेष रह जाए तो मुझे बता दीजिएगा, हम अलग से वो टॉपिक आपके करवा देंगे। बस आपको डाउट लिखना है कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है। मैं उस पर आपसे बात करूँगा और आपको बताऊँगा। चलिए आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं अगले क्लास में, जो कि कल शाम 7 बजे लाइव होगा,
CCC YFHD मोबाइल एप्लीकेशन पर। और कल आपका क्लास टेस्ट 1 भी होगा, जो कि शाम 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में आप लोग दे सकते हैं। और उस टेस्ट में सभी को पार्टिसिपेट करना है, जितने भी बच्चे बैच में हैं सबको पार्टिसिपेट करना है, ताकि हम भी समझ पाएँ कि आप सबकी तैयारी कैसी है ना। जब आप टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे कुछ पता नहीं लग पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि टेस्ट से ही हम जान पाएंगे कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो। और मैंने कहा जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सारा कुछ चैप्टर नंबर 3 तक आपको हम वहाँ पर टेस्ट में क्वेश्चन देने वाले हैं। ठीक है आकांक्षा जी, अगर ये फार्मूला आपको नहीं पता है तो इसीलिए तो हम आपको पढ़ाने बैठे हैं बेटा। और अगर ये नहीं पता है तो हमने आप सबको क्या किया है भाई, ये देखो बहुत गलत बात है। जैसे आप करें सर मुझे ये फार्मूला पता नहीं, ठीक है मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, बट गलत बात इसलिए बेटा है कि हम तो आपको थ्योरी वाले क्लास में पढ़ा चुके हैं और विद प्रैक्टिकल पढ़ा चुके हैं। अगर आपने लिब्रे ऑफिस कैल्क का जो थ्योरी का क्लास है वो नहीं देखा है उसको देखिएगा, है ना। आज ही हमने अपलोड किया है थ्योरी वाला क्लास, उसको देखेंगे। और उस क्लास में ये सभी फार्मूले ही डिस्कस किए गए हैं। तो आज वाला थ्योरी क्लास नहीं देखा उसको देखिए जाके, वहाँ पे सारे फार्मूले बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं विद प्रैक्टिकल, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। उस क्लास के बाद भी समझना आए तो मुझे बताइएगा, वो मैं दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, देखिए जो ई बुक है ना वो आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो एप्लीकेशन पर हमने एक ऑप्शन दे दिया है, आप अगर हमारे पेड कोर्स में आए हैं और जो ई बुक हम आपको प्रोवाइड करते हैं उनका प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है, यानी वो आप अपने मोबाइल फ़ोन में कंप्यूटर में भी सेव कर सकते हो। ठीक है, तो आपके मोबाइल फ़ोन में भी सेव हो जाएगा बहुत आसानी के साथ में। आप एक्सपोर्ट का ऑप्शन है उससे एक्सपोर्ट कर लीजिएगा तो वो मोबाइल में सेव हो जाएगा। और हमने प्रिंटेबल फॉर्मेट में बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको प्रिंट करके पढ़ना चाहते हैं, तो हमने फॉन्ट को छोटा करके प्रिंटेबल फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि आप प्रिंट भी करवा सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल आपको जो ये बुक है ना वो प्रिंट करने का ऑप्शन वहाँ पर मिल जाएगा, जिससे आप अपना फाइल में सेव करवा सकते हैं। फिर भी ना हो पाए तो मुझे बताइएगा, हम आपको सेंड करवा देंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।